चलो क्वेश्चन नंबर 2.9 हो गया था अपना, याद है क्या? 2.10 देखिएगा। चलो बातें बंद कीजिए। क्वेश्चन 2.10 कितने लोगों ने किया? कुछ लोगों ने। चलो देखो, सिंपल था कि नहीं? वो भी एग्जाम का प्रॉब्लम है। फॉलोइंग डिटेल्स आर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ROL। क्वेश्चन नंबर 2.10, you are given ROL reorder level 1,60,000 units, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ओके, EOQ सब दे दिया है। EOQ 90,000 यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल कितना दिया है? 1 लाख यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल ये कितना दिया है? 1,90,000 यूनिट्स। एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम ये दिया हुआ है 6 डेज, 6 डेज। फिर डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम 4। तो difference between minimum and maximum, that means maximum LT minus minimum LT is equal to 4 days, right? ठीक है, अब सीधी सी बात है। एवरेज से दिन है, हाउ वी फाइंड एवरेज? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, बराबर है ना? तो ये एवरेज का मतलब होता है मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डेज। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम इज इक्वल टू 12। कर दो कि एक लाइन और करो? कर लेता, नहीं तो लिख रहे नहीं। मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 12। अब इसको इधर लीजिए, मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सॉल्व किया ना अपन ने, 2 इक्वेशन। नाउ इफ यू एड अप दिस विल कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मैक्सिमम लीड टाइम, 2 मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 16। इसलिए मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग अपना, वर्किंग यहां से वर्किंग नोट 1। तो इससे हमें क्या पता चला? मैक्सिमम लीड टाइम पता चला। अब मिनिमम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम माइनस मिनिमम 4 है, तो दोनों का डिफरेंस 4 है, उसमें से मैक्सिमम 8 है, तो मिनिमम क्या होगा? नहीं समझा? ये मैक्सिमम 8 है और दोनों का डिफरेंस 4 है, तो दूसरा वाला क्या होगा? 4। नहीं समझाऊंगा तो सब्स्टिट्यूट 8 हियर, 8 माइनस मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू 4, इसलिए मिनिमम लीड टाइम विल बी इक्वल टू 4। तो वो भी करना पड़ेगा, बोलो समझेगा ना डायरेक्ट कि नहीं? नहीं समझा ना? चलो, तो मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 4। समझा है क्या? नहीं तो क्या अपने को यहाँ पे एक और लाइन बढ़ाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 8 माइनस मिनिमम इज इक्वल टू 4, फिर मिनिमम उधर ले जाओ, प्लस होगा, ये 4 इधर आएगा, माइनस होगा। अब उतना तो समझना चाहिए ना, अभी इंटरमीडिएट में आ गए ना भैया आप। चलिए, तो ये डेज है, डेज डेज। तो अपने को अभी मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम ये भी मिला है। ये काम कर रहे थे ना अपना, ठीक है? मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सब कुछ मिला है अपने को। अभी पूछा क्या है? बोले मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पर डे। क्या पूछा है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पर डे। अभी आप ROL यूज करेंगे मान लो, तो ROL में क्या आता है? मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मैक्सिमम लीड टाइम है, उसको डाल दो तो मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो जो लेवल उसने दिए है उसको यूज करना है। तो ये हो गया गिवन प्रॉब्लम। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट्स। 1, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट निकालना है, तो ROL को यूज कर सकते हैं। ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। ROL दिया है 1,60,000 यूनिट्स। मैक्सिमम लीड टाइम अपन ने निकाला है ना, कितना है?
8 days इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट निकालने का है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। अब इसको इधर डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा? तो डिवाइड कर लेंगे तो 20,000। देयरफॉर मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूं कि ऐसा लिखना पड़ेगा, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 बरोबर 20,000 यूनिट्स पर डे होगा ये, क्योंकि ये कैलकुलेशंस डे में है इसलिए। कोई डाउट है तो पूछो। डाउट है? फिर मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट आपको मालूम है मैक्सिमम लेवल से मिनिमम कंजम्पशन रेट निकल सकता है, लेकिन उसमें ईओक्यू लगेगा ना। ईओक्यू नहीं दिया ना उसने, दिया है क्या? अच्छा दिया है तो बस हो गया, फिर वो मैक्सिमम लेवल वाला फॉर्मूला लगाइए तो आ जाएगा आपका। नंबर 2, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ROL माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस EOQ. You can write here EOQ or Q, anything, that is not a problem. तो मैक्सिमम लेवल कितना है? 1,90,000। ROL कितना है? 1,60,000 माइनस मिनिमम लीड टाइम, वो अपने निकाला है, मिनिमम लीड टाइम 4 दिन इनटू मिनिमम कंजम्पशन निकालने का है, उसको x बोलो थोड़ी देर के लिए। x नहीं बोला तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए x बोल रहे हैं, तो वैसे x का कोई मतलब नहीं है। प्लस EOQ कितना है? 90,000। अब इसको सॉल्व करना है, जमेगा? ये -4x तो इधर आ जाएगा +4x, -4x इधर जाके होंगे +4x, और ये बाकी सब उधर डाल दो। तो 160 + 90 250, 250 माइनस 190 कितना है? कितना था? 60,000। और देयरफॉर x इज इक्वल टू 15,000 यूनिट्स। But what is X? Minimum consumption rate. So therefore, minimum consumption rate is equal to 15,000 units per day. चलिए, कोई डाउट है तो बोलो। ये आंसर हो गया, एक आंसर यहाँ पे आ गया, एक आंसर यहाँ पे आ गया। दिस वन आंसर, अनदर आंसर। कोई डाउट है तो बोलो। आपने कोई अलग भी तरीके से किया होगा, डजंट मैटर, जैसा सूझा वैसा करने का, उसी के वैल्यू यूज करने का। तो ये जो फिगर दिया उसने 1 2 3 4, इसी को यूज करना पड़ेगा आपको। चलो, कोई डाउट है तो बोलो। वर्किंग नोट कंपलसरी है क्या? अभी ऐसे सवाल आप पूछते, वर्किंग नोट है क्या होता कि अपन ने जो कैलकुलेशन की वो कैसे आए। जैसे आपने डायरेक्ट लिखा क्या मिनिमम, ये मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट लिखा, तो आपको कैसे समझा? कैसे समझा? मतलब आपको एवरेज लीड टाइम 6 डेज आ गया, ठीक है, उससे आपको तुरंत कैसे समझा कि ये मैक्सिमम 8 है और मिनिमम 4 है? ये बताओ मेरे को। तो वो लिखना पड़ेगा ना उधर, वैसा वो लिखना पड़ेगा उधर तो भी चलता। जैसा इन्होंने कहा कि ऐसा करने के बजाय ऐसा भी कर सकते हैं। एवरेज बीच में रहता है, एवरेज बीच में रहता है, 4 दिन का फर्क है, 4 दिन का फर्क है, 2 दिन इधर डालो 2 दिन इधर डालो, तो 6 - 4 करो, 2 दिन, 6 - 2 करो 4, और 6 + 2 करो 8, समझा? हो गया मिनिमम, ये मैक्सिमम। बट प्रॉब्लम क्या है, आपका एग्जाम का जो पेपर आता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, उसमें सब्जेक्ट का नाम लिखा नहीं रहता, उसमें सीए इंटरमीडिएट लिखा नहीं रहता, समझ रहे क्या आप? उसमें ईयर लिखा नहीं रहता, डेट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर लिखा रहता है कि वर्किंग नोट्स शैल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर, वर्किंग नोट्स शैल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब ये कि जो जो वर्किंग आप कर रहे हो दिमाग में, वो दिमाग में मत रखो, यहाँ थोड़ा लिख लो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये लिखना है तो ये भी लिखो आप, बट इसको आपको एक्सप्लेन बहुत करना पड़ेगा। ऐसे 1 2 3 4 नंबर लिखने से नहीं जमेगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट एवरेज इन द सेंटर एंड बिकॉज द डिफरेंस इज 4, वी हैव टू गो 2 यूनिट्स बैकवर्ड एंड 2 यूनिट्स फॉरवर्ड, एंड देयरफॉर मिनिमम लीड टाइम इज 4 एंड मैक्सिमम विल बी 8।
ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, या तो ये लिखो या ये लिखो। मेरे को ये आसान लगा इसलिए मैंने ऐसा लिखा। आर यू फॉलोइंग? अब आगे कुछ कुछ प्रॉब्लम में आप देखोगे, खास ये चैप्टर में नहीं लेकिन आगे कुछ चैप्टर में देखोगे कि वर्किंग नोट एक एक पन्ना चलती है और आंसर इतना सा रहता है, क्या करे? तो बोलेंगे वो लिखेंगे नहीं हम। तो भाई आप जो है, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अनुसार है, ठीक है। शॉर्टकट में तो मेरे को इससे भी शॉर्टकट मारते आता, लेकिन अपने को समझना भी है, एग्जाम में मार्क भी मिलाना है पूरे के पूरे, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बोलो, और डाउट? हाँ, किससे? मिनिमम कंजम्पशन रेट अपने को एवरेज तो पूछा नहीं ना उसने, हाँ तो निकाल लिया होगा, ओके। तो सो मिनिमम से कम आया, कैसे क्या है? व्हाट इज द एवरेज? यानी मिनिमम से कम आया मतलब क्या कि आपने जो एवरेज निकाला वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करके निकाला होगा। अच्छा, वैसे से किया, ठीक। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो माना कि एवरेज इज सम ऑफ द 2 डिवाइड बाय 2, दैट मे नॉट बी करेक्ट, दैट मे नॉट बी करेक्ट। अरे प्रॉब्लम देने वाले की गलती, मेरी गलती नहीं वो। तो समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इनका एवरेज जो मिनिमम से कम आया, एवरेज तो कभी भी दोनों के बीच में आना चाहिए ना। अब वो क्यों आया? उन्होंने फॉर्मूला यूज किया, वो वाला ROL, कौन सा? मिनिमम स्टॉक इज इक्वल टू ROL माइनस किया ना आपने, ROL माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट। तो उससे एवरेज कंजम्पशन रेट निकला आपने, तो वो जो आया वो मिनिमम कंजम्पशन रेट से भी कम आया। तो इसका मतलब है कि वो जो एवरेज कंजम्पशन रेट है इज नॉट नेसेसरीली मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकालने के बहुत फॉर्मूले हैं, तो हो सकता है कि वो सही नहीं हो। तो कभी कभी इनका डेटा, बहुत सारा डेटा जब देते हैं ना, डाटा कंसिस्टेंट नहीं होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब एग्जाम इतने सारा सोचता नहीं, वो अपना दिल डालते, प्रॉब्लम डाल देता, खत्म। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। जैसे मैं बोलूंगा कि ये क्लास में 60% बॉयज है, 60% बॉयज है और 50% गर्ल्स है, तो बरोबर है क्या सेंटेंस? नहीं, दिस इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। भैया 60% बॉयज है तो 40% गर्ल्स होना ही चाहिए, या 50% गर्ल्स है तो 50% बॉयज होना ही चाहिए। तो दो अलग अलग तरीके से हम जब कैलकुलेट करते हैं और अलग अलग फिगर आते हैं, इसका मतलब डेटा इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। आगे बोलिए। प्रॉब्लम देने वाले इतना सोचते नहीं, निकाल डालते खटखट कुछ भी। और बोलो, समझ रहा है क्या कुछ? जितनों ने किया उनका है कि नहीं? कितने लोगों ने किया है? काफी लोगों ने किया। चलो, तो अब ये भी एग्जाम का प्रॉब्लम है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस शुड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस कि एग्जाम के प्रॉब्लम अपने को आते हैं। बट वो करेंगे तो अब ना, सिर्फ यहाँ पे अपने को समझता है ना काफी है, ऐसा नहीं है। समझना अपनी जगह, करते आना अपनी जगह है। ये 11 तो किया था अपन ने, किया था ना? 12 किया था क्या? आपको आ गया? कितनी कितनी चिल्लर चीजें पूछते हैं कभी कभी। वो चिल्लर होने के बाद भी मैंने मटल में रखा, क्योंकि एग्जाम का प्रॉब्लम है। रखो बाबा, ताकि आपको पता चले कभी कभी कितना आसान पूछते हैं। 12, reorder quantity of material X is 5000, so Q is equal to 5000 kg. Maximum level is 8000. Maximum level 8000 kg. Minimum usage is 50 per hour. मतलब minimum consumption rate 50 kg per hour. Per hour है, per hour दिया, ठीक है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इज 4 days, मतलब मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू 4 days. वर्किंग आवर्स इन द फैक्ट्री इज 8 hours. अब सीधी सी बात है, आप 1 hour में 50 किलोमीटर लगता है, 1 hour में 50 किलोग्राम मटेरियल लगता है, और दिन में फैक्ट्री 8 घंटे चलती है, तो पर डे कितना लगता होगा?
बस बहुत भारी है क्या? बस इतना ही उन्होंने कारागिरी किया कि इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई किया, 400 किलोग्राम पर डे। अभी पर डे क्यों करना? क्योंकि लीड टाइम डेज में है ना, लीड टाइम डेज में है तो कंजम्पशन डेज में होना, लीड टाइम मंथ्स में है तो कंजम्पशन मंथ्स में होना, लीड टाइम वीक्स में है तो कंजम्पशन वीक में होना। सीधी सी बात है कि नहीं समझे? जैसे आप दुकान में जाएंगे, उसको पूछेंगे गेहूं क्या भाव है, तो बोला 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। फिर आपने बोला कैसा करो, 5 क्विंटल दे दो। 5 क्विंटल, क्विंटल समझते ना आप? मालूम है कि नहीं? क्विंटल 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। आपने बोला 5 क्विंटल दे दो, तो उसने दे दिए 5 क्विंटल, भेज दो, बोले घर में भेज दिए। फिर आपने पैसे दिए उसको, बोले 5 दिए ना तुमने, 150 रुपए, चलेगा? 5 क्विंटल आपने बोला, उसने भेज दिए, फिर पैसे आपने 150 निकाल के दे दिए, चलेगा क्या? नींद में से जागो, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे भैया क्विंटल का भाव क्या है? 30 रुपए थोड़ी है, ये 30 रुपए पर किलो बोला उसने, और आपने 5 क्विंटल लिया, तो 5 क्विंटल यदि लिया है आपने, तो 5 क्विंटल के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1 किलो का भाव 30 रुपए, तो 100 किलो का भाव कितना? 1 किलो का 30, तो 100 किलो का 3000, तो इंटू 3000 करना पड़ेगा, और 5 तरीक 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो जब क्विंटल से खरीद रहे हो तो रेट पर क्विंटल होना चाहिए, किलो से खरीद रहे हो तो रेट पर किलो होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे डेज में है तो ये भी पर डे होना चाहिए, ये मंथ्स में है तो ये पर मंथ होना चाहिए, ये वीक है तो पर वीक होना चाहिए। कॉमन सेंस है, ये कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, फिर भी पढ़ाना पड़ता है कि नहीं है? बोलो, ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, किलो का भाव पूछो, क्विंटल से माल लो और किलो के भाव से मल्टीप्लाई करके पैसे दो, वहीं मारेंगे वो दुकानदार। तब अपने समझेंगे बरोबर है, मिटके सर ने बोला था। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि नहीं है कि नहीं है? फिर तो अपन यदि ऐसी गलतियां करते कि मिनिमम करना 50 ही पकड़ा हुआ किसी ने, तो गलत है। 400 लेना ही चाहिए, किसी ने किया होगा 50 किया होगा ना। अपन सिर्फ नंबर देखते, आजू बाजू देखते नहीं, इसलिए बोलते पूरा पढ़ो। चलिए, तो कहां हो गया? कौन सा नंबर था? 12। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल ऑफ मटेरियल एक्स। तो आरओएल निकालने का है, आरओएल निकालने का है। अब आरओएल कैसे निकलता है, याद है क्या आपको? फॉर्मूला क्या है हमारा? आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल दिया है ना, मैक्सिमम लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस क्यू, सब तो दिया है, फॉर्मूला लिखने का, वैल्यू डालने का। तो आरओएल इज इक्वल टू, नहीं क्या लिखना, आरओएल ही निकालना है ना। अरे वो आरओएल निकालना है तो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, आरओएल इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसको उल्टा कैलकुलेट करना है ना अपने को, तो अपन इसको मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लगा करेंगे। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू आरओएल माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस क्यू। अब इसमें मैक्सिमम लेवल दिया है 8000 इज इक्वल टू आरओएल निकालने का है माइनस मिनिमम लीड टाइम कितना दिया है 4 दिन, मिनिमम कंजम्पशन रेट 400 प्लस क्यू 5000। कैलकुलेट करो आरओएल, इधर लाओ सबको, अब इधर लाएंगे तो क्या होगा 8 और ये 5000 माइनस हो जाएंगे 3000, 3000 और 1600, 3000 प्लस 1600 4000 आता है क्या देखो। बस देयरफॉर आरओएल इज इक्वल टू 4600 किलो। आया क्या? आपने किया तो कि नहीं आया? बस सिंपल था, बहुत कठिन था। तो पहले क्या क्या दिया लिख लेने का, करने का। अब जिन्होंने 50 लिया होगा यहाँ पे 400 के जगह, उनका भी आया होगा, लेकिन वो गलत है। कुछ ने तो लिया होगा ना 50, कि नहीं लिया? कुछ ने तो लिया होगा पक्का, ईमानदारी से बोलो। 50 कितने लोगों ने लिया? हाथों पर करो, बोलो ना क्या होती है गलती। तो व्हाट यू हैव टू डू, केयरफुली पढ़ना है,
फास्टिंग में ना सारी चीजें सिंपल है, वो सिर्फ ऐसा घुमाते ही है। जहां आवरली चाहिए वहां डेज में देते, जहां डेज में चाहिए आवरली देते, और अपन गड़बड़ हो जाते, चिल्लर रहता, थोड़ा थोड़ा घुमाते बस। एंड दे जस्ट चेक कि आपका अवधान ठीक है कि नहीं, मतलब ध्यान ठीक है कि नहीं। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ऑडिटर, ऑडिटर के ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे जमेगा, बराबर है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। एक एक चीज पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्कैन हो जाना चाहिए उसको कि एक एक चीज में क्या दिया क्या नहीं, क्या काड़ी है, कुछ तो काड़ी रहती है उसमें, ठीक है। तो दिस वॉज 2.12। लीड टाइम में करो ना, फिर आपको ये 4x8 करना पड़ेगा, फिर आंसर सेम आएगा। तो समझ रहे हैं, इनका ये कहना है कि हम लीड टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो करो 4x8, 8 चौक 32 आवर्स, और फिर वैल्यू डालो, फिर भी सेम आएगा। करके बताओ, बोलेंगे तो करके बताते देखो, बट आप मत करो। उन्होंने बोला कि 2 तरीके हैं कि भैया ये आवर्स में है तो डेज में करो, ये डेज में है ना तो इसको डेज में करो, या ये आवर में है तो ये भी आवर में कर लो। दूसरा तरीका है, ठीक है। तो फिर आवर्स में करना है, आप मत चेक बदलो, मैं बदलता हूं, तो इतना ही रहेगा। और 4 days इंटू हाउ मेनी आवर्स, 8 आवर्स, तो कितना हुआ 32 आवर्स। फिर उसमें वैल्यू डालो, मिनिमम लीड टाइम कितना है 32 आवर्स, इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट कितना है 50, गुणाकार करो। पहले 400 इंटू 4 किए थे, 1600 आए थे, अब 50 इंटू 32 करो, बस सिंपल है। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं। उचित क्यों नहीं? आपकी फैक्ट्री 8 घंटे चलती होंगी, इसलिए क्या 4 दिन में 32 ही घंटे रहेंगे क्या? ये आपकी फैक्ट्री चलती होंगी 8 घंटे, तो हम क्या बोलेंगे कि एक दिन में 8 ही घंटे रहते हैं? नहीं, एक दिन में तो 24 ही घंटे रहते हैं। तो ये उचित नहीं रहेगा। किया तो टेक्निकली चलता है, लेकिन कुछ चीजें उचित नहीं रहती। उचित मतलब इट्स नॉट ओके, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, पीपल विथ लो IQ विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। ये तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मैं बोलूंगा मेरी हाइट 6 फुट से कम है, यह सेंटेंस समझ गया, मेरी हाइट 6 फुट से थोड़ी 2 इंच कम है। अब यह सेंटेंस कितना जल्दी समझ आता लोगों को कि मेरी हाइट 6 फुट से कम है। मैथमेटिकली हम ऐसा भी बोल सकते, 6 फुट मेरे से ज्यादा है, 6 फुट मेरे से ज्यादा है। अबे 6 फुट ही है, तू कितना है 6 फुट के हिसाब से बता, बराबर है कि नहीं? लेकिन मैथमेटिकली तो करेक्ट है ना, मेरी हाइट 6 फुट से कम है, मतलब 6 फुट मेरे हाइट से ज्यादा है, बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे, पसंद क्या करेंगे? 6 फुट मेरे हाइट से ज्यादा है पसंद करेंगे, कि मेरी हाइट 6 फुट से कम है पसंद करेंगे? तो ये है बात है कि भाई आम जनता क्या समझती है, वो हिसाब से हमें लिखना चाहिए। आम जनता, क्योंकि देखो यू मे बी वेरी करेक्ट टेक्निकली, बट फिर भी वो गलत रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं तो बस आपके घर में कोई मेहमान आ गए, तो मम्मी ने बोला जा रहे उधर से एक खाली गिलास लेके आ, खाली गिलास लेके आ, किचन में खाली गिलास लेके आ, ठीक है। तो आप गए किचन में, इधर उधर देखे, वापस गए, मम्मी को बोला कि मम्मी एक भी गिलास खाली नहीं है। फिर मम्मी ऐसे कैसे, मैंने तो अब भी 10-12 धोखे रखे वहां पे बेसिन के बाजू में, ठीक है। तो बोले वो खाली कहाँ है? हवा है ना उसमें, हवा। तो आप टेक्निकली करेक्ट हो कि नहीं? ग्लास खाली भी दिख रहा है आपको, तो उसमें हवा तो है कि नहीं है? तो आपका बोलना करेक्ट है, लेकिन वो मेहमान क्या सोचेगा कि ये लड़का जरा सोचेगा कि नहीं? तो अपन करेक्ट रहने के बाद भी लोग नहीं समझते ना भैया, प्रॉब्लम वो है। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे ना, उनके जमाने में जो साइंटिस्ट थे, जो बुद्ध पुरुष थे, बुद्ध पुरुष मतलब पहुंचे हुए लोग थे, यीशु ख्रिस्त है या भगवान महावीर है या गौतम बुद्ध है, ये बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए लोग थे, या बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन था, अरिस्टोटल था, बहुत सारे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे। ये इनके लाइफ टाइम में इनको लोगों ने बहुत तकलीफ दी, क्योंकि जमाने से कुछ और बता रहे थे, वो जमाने से कुछ और बता रहे थे। जैसे अपने को पता है कि पृथ्वी गोल है अभी, बराबर है ना? तो जैन धर्म शास्त्र में लिखा है पृथ्वी चपटी है, इट इज लाइक अ डिश। फिर बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है।
अब सारे पुराने ग्रंथ बोलते पृथ्वी चपटी है, लाइक अ डिश। मॉडर्न साइंस बोलता है कि गोल है। तो गैलीलियो ने वो अपनी दूरबीन वगैरह बनाई थी ऐसी लंबी, और उसमें से देख के बताया था कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। कुरान में बाइबल में गलत लिखा है। लोगों ने पीटे उसको, भयंकर पीटे, चौक पे लाला के पीटे, बोले बाइबल के विरुद्ध बोलता है। बोलो, तो अब आज भी हम पकड़ के बैठेंगे वो तो कैसा। माय एल्डर ब्रदर, वो काफी बड़े ऑफिसर थे, उसके बाद रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना वो धर्म का स्टडी शुरू किया, तो कभी कभी उनसे बात होती है, तो अभी भी बहस करते मेरे साथ। वो बोले वो चपटी से, बोले पृथ्वी, ठीक है। मैंने बोला वाह नहीं बोले वो पृथ्वी चपटी है। तो मतलब एक काम करो, चपटी है ना तो अपन कोई एक सिरे से चलते जाओ दूसरे सिरे में। तो चपटी है तो फिर हमको यहाँ पे एकदम से दिखेगा ना ऐसे नीचे क्या है करके, दिखेगा ना भाई ऐसी चपटी पृथ्वी गोल है, तो इट विल हैव सम एंड। तो यहां तक जाऊंगा मैं और फिर वहां से दिखना चाहिए एकदम खाई, एकदम हवा नीचे। तो ऐसा कहाँ दिखता, वो तो गोल है। तुम यहां से जाओ तो इधर से आते। फिर कोई वो भी पूछेगा कि गोल पृथ्वी है तो इधर से चले, तो फिर इधर, तो पाव इधर लगे है, सर इधर है, गिरेंगे नहीं कैसे? नहीं गिरते, ग्रेविटेशनल फोर्स से आप चिपके रहते हो। और वास्तव में जो यहां आदमी खड़ा है पृथ्वी के ऊपर, वो ऊपर देखेगा तो आकाश है। यहां आदमी जो खड़ा है वो भी ऊपर देखेगा तो उसको आकाश ही दिखेगा। रिलेटिव है ये चीज। ये समझने में पहले इतने साइंस प्रगत नहीं था, इसलिए तो साइंटिस्ट हो कोई भी हो, उसके जमाने में उसको मारिच पड़ती है। आपको पता है जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया था क्रूस के ऊपर, लटकाया था ना भाई। अभी भी उनका जो चित्र वैसे ही रहता है, मूर्ति वैसी ही रहती। फिर उनको जब वो खिल्ले ठोक ठोक के उनको ऐसा लटका दिया लोगों ने, क्योंकि बोले कुछ भी बोलता है, लोगों को बहका रहा, जबकि सही थे। तो फिर उन्होंने क्या बोला जब उनको खिल्ले ठोक के मार के कर रहे थे, क्या बोला था उन्होंने कि ओ फादर, ओ गॉड, प्लीज फॉरगिव दिस पीपल बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कि उनको माफ कर दो। भगवान को प्रार्थना की कि भगवान इनको माफ करो कि इन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो समझ रहे, जान दो। तो ये ऐसा बराबर है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना एम क्या है, 100% मार्क चाहिए। ये एम है तो अपना करेक्ट रहने के बाद भी 2-4 मार्क कम मिलते हैं तो अच्छा नहीं वो, बस बाकी कुछ नहीं। आगे बोलो, बोलो आगे। अपने को व्यवहार से भी चलना पड़ता ना। आगे, हाँ जोर से, मेरे को सुनने को नहीं आता। अजम्पशन यहां लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा ना बेटा, क्योंकि यहां पे अलग से मैक्सिमम लेवल दिया है और मिनिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और आप बोलेंगे कि हमें लगता है कि मैक्सिमम मिनिमम से हम ऐसा अजम्पशन ले लेंगे, तो फिर तो आंसर वही हो जाएगा आपका। मैक्स आपको क्या निकालने की है, ROL। तो आप मिनिमम मैक्सिमम सेम नहीं पकड़ सकते, यहां अलग अलग वर्ड यूज किया है उसने। और हमने आपको ऑलरेडी बोला जो लेवल सेट किए उसी को यूज करके कार्यक्रम करने का है। आप पिछले प्रॉब्लम से कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले प्रॉब्लम में उसने एक ही लेवल दिया था, इसलिए तो कोई एक प्रॉब्लम जैसा दूसरा नहीं होता, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन नहीं होता। हर प्रॉब्लम में अलग से सोचना पड़ेगा, ये आदत आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो आगे बोलो, बोलो और बोलो। हो गया, काफी हो गया। अभी वो एक प्रॉब्लम जो बचा है उसको कर लेते, नहीं तो उसके लिए टाइम पड़ेगा नहीं। फिर से बचा है ना क्वेश्चन 2.6, ये भी होमवर्क में था। The company uses 3 raw material ABC, 3 raw material है, तो हर चीज के लिए 3 निकालना पड़ेगा। For a particular product for which the following data is applicable: raw material ABC, then usage per unit of the product 10, 4, 6, reorder quantity दिया हुआ है, then price per kg वो भी दिया हुआ है, then delivery period in weeks, minimum, average, maximum वो भी दिया हुआ है, फिर reorder level A और B का दिया है, मिनिमम लेवल C का दिया हुआ है, ठीक है।
वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225, एवरेजिंग 200। मतलब ये प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल नहीं है। ये क्या है? प्रोडक्शन है। एबीसी जो रॉ मटेरियल है वो केजी में है और ये यूनिट्स है। फर्क समझ रहे हैं क्या? कार इज अ प्रोडक्शन, टायर्स, हेडलैम्प्स, स्टीयरिंग व्हील, दे आर कंपोनेंट्स, ये रॉ मटेरियल। आर यू फॉलोइंग? तो वो समझ लो आप। व्हाट वुड बी द फॉलोइंग क्वांटिटीज? तो पहले मैं कुछ चीजें लिख लेता हूं। जैसे लीड टाइम इसने सीधा सीधा दिया है, लीड टाइम लिख लेता हूं। लीड टाइम, एवरेज, मैक्सिमम। लीड टाइम काय में दिया है? वीक्स में दिया हुआ है। अब लीड टाइम यदि वीक्स में दिया है तो जाहिर है कंजम्पशन रेट काय में होना चाहिए? काय में होना चाहिए? वीक्स में होना चाहिए। जब लीड टाइम वीक्स में दिया है तो कंजम्पशन रेट वीक्स में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो तो पहले ये तो लिख लेते हैं अपन, कम से कम 1 2 3, आसान है। 1 2 3, देन 3 4 5, देन 2 3 4, बराबर है क्या? गलत लिखा। बोले 3 3 कैसे? ये ए के लिए है, ये बी के लिए, सी के। देयर आर 3 डिफरेंट मटेरियल्स। कुछ बोल रहे थे आप? 3 मटेरियल है एबीसी, तो 3 का लिख लिया मैंने। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, याद है ना आपको? अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स है, लेकिन सारे मटेरियल केजी में है। ये लीड टाइम हो गया। फिर हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए रहता है? भूल गए क्या? क्या चाहिए रहता है? कंजम्पशन रेट्स। कंजम्पशन रेट्स, कंजम्पशन रेट पर वीक, कंजम्पशन रेट पर वीक। ये वर्किंग नोट है हमारी। यहाँ भले मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, दिस वर्किंग नोट। WN1 कंजम्पशन रेट। कंजम्पशन रेट हमें निकालने पड़ेंगे, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। इधर मटेरियल, पहले जान मटेरियल बाद में लिखते हैं। तो ऐसा लिख लेते हैं अपन। अब देखिए उसने कंजम्पशन रेट दिया ही नहीं, उसने प्रोडक्शन दिया। क्या दिया? प्रोडक्शन यूनिट्स दिया। अब देखिए वीकली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर वीक, प्रोडक्शन पर वीक। मिनिमम कितना है? 175 यूनिट्स, 200 यूनिट्स और 225 यूनिट्स। ये प्रोडक्शन है सर, ये कंजम्पशन नहीं है, पर वीक प्रोडक्शन है। ठीक है। अब आपको ए, बी और सी 3 मटेरियल है, 3 मटेरियल है। ठीक है। अब 1 यूनिट बनाने में यहां पे लिखा हुआ है, देखो, रॉ मटेरियल यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यूसेज यानी जैसे एक कार बनाने को टायर कितने लगते? 5, बराबर है। तो हम 200 कार बनाएंगे तो टायर कितने लगेंगे? 5 × 200। फिर हेडलैम्प कितने लगते हैं एक कार को? 2। तो यदि हम 175 कार बनाएंगे तो हेडलैम्प कितने लगेंगे? 175 × 2। जो भी फिगर जो भी आती है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, दिस × 2। वैसा दिया हुआ है कि ए के जो मटेरियल, ए जो कंपोनेंट है, 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए, इसका 1 यूनिट बनाने के लिए 10 ए के लगते हैं। कितने लगते हैं? 10। तो ये क्या होगा? 175 × 10, इधर 200 × 10, इधर 225 × 10। फिर ये कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1750 kg, दिस 2000 kg और दिस इज 2250 kg। ये आ गया क्या हमारा? दिस इज दी फॉर मटेरियल ए, दीज आर मटेरियल, मटेरियल ए, बी और सी। For material A, minimum consumption rate will be 1750 kg per week. For material A, average will be 2000 kg per week. और A के लिए ही 2250 kg per week, ये मतलब हुआ। फिर वैसे B का करो। अब B को क्या लगता है?
बी के 4 कंपोनेंट लगते हैं, 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए बी के 4 यूनिट लगते हैं, तो ये हो जाएगा 175 इंटू 4, 200 इंटू 4, 225 इंटू 4, फिर 175 इंटू 4 कितना आता, 700, ये आएगा 800 और ये आएगा 900 केजी पर वीक। फिर सी के लिए, सी का यानी फिनिश गुड्स का 1 यूनिट बनाने के लिए सी के 6 यूनिट लगते हैं। जैसे एक कार बनाने के लिए 5 चक्के लगते हैं, तो नंबर ऑफ कार्स इंटू 5, वैसा 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए 6 यूनिट लगते हैं, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। सो 175 इंटू 6, 200 इंटू 6, 1200 और 225 इंटू 6, 175 इंटू 6, 1050 केजी, 225 इंटू 6, 1350 किलो। तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ा हमें लीड टाइम कंजम्पशन रेट निकालने के लिए। ये किया आपने, तो ये नहीं किया ना कि नहीं किया, ये करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं किया आपने, नहीं किया, डायरेक्ट कैसे निकलेगा? मतलब फिगर तो ये लिया कि नहीं, कि फिगर भी नहीं लिया, ये 175 फिगर लिया। अब देखो ना, ये तो कार है और ये कंपोनेंट है। कैन द कार इज इक्वल टू टायर, कैन द कार बी इक्वल टू हेडलैम्प? नो। और ये मैंने कार का एग्जांपल बार बार इसीलिए लिया है, तो जल्दी समझता है कि एक 10 कार बनानी है तो टायर 50 लगेंगे, लेकिन हेडलैम्प 20 ही लगेंगे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील 10 ही लगेंगे। कितना क्लियर कट बताया मैंने, ठीक है। तो अलग अलग कंजम्पशन 1 यूनिट बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का है। चलिए, अब आपका ये और एक है कि भैया जो चीज दी है उसको यूज करके कैलकुलेट करना, ऐसा उसूल है। तो उसने बोला मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, और ए के लिए उसने आरओएल दे दिया है। कैन यू सी, दिया है ना, आरओएल दिया है ना, तो वो आरओएल को यूज करना अपना कर्तव्य है। तो पहला सॉल्यूशन, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, ए मतलब मटेरियल ए। तो पहले तो आरओएल दिया है उसने, दिया है ना, तो आरओएल यूज करना पड़ेगा। तो आरओएल यूज करके मिनिमम स्टॉक कैसा आता, याद है क्या? आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, बस। तो यहां लिखेंगे हम मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू आरओएल माइनस मिनिमम, नहीं एवरेज है, सॉरी, एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट। तो आरओएल कितना है? ए के लिए दिया है 8000 केजी, मिला क्या आपको? माइनस एवरेज लीड टाइम, ए के लिए एवरेज लीड टाइम 2 है, कैन यू सी, ए के लिए एवरेज लीड टाइम 2 वीक्स, और एवरेज कंजम्पशन ए के लिए है 2000। यहां से फिगर बराबर उठाने पड़ेंगे, 2000 तो बेदुनी 4 4 8, 4000 किलो। फिर उसके बाद दूसरा क्या पूछा है? मैक्सिमम लेवल, उसके किसका पूछा मैक्सिमम लेवल? बी का, तो उसके लिए उसका आरओएल यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, फॉर्मूला क्या हमारा? आरओएल माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट प्लस क्यू। याद है क्या कुछ? तो आरओएल बी के लिए देखना है आपको। बी का आरओएल दिया है 4750, 4750 माइनस मिनिमम लीड टाइम बी के लिए 3 है, दिख रहा? 3 इंटू मिनिमम कंजम्पशन रेट बी के लिए 700, बराबर है? 700 प्लस ऑर्डर क्वांटिटी दिया है उसने, ऑर्डर क्वांटिटी दिया है कि नहीं दिया है? देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 ए के लिए, 5,000 बी के लिए, बी के लिए चाहिए। कैलकुलेट करो,
कितना आता है? 5 और 4 9, 9750 माइनस 2100, 7650 कुछ है, 7650 kg। हेलो, कुछ समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये एक आंसर हुआ। ये एक आंसर, जहां आंसर आता है उसको डबल लाइन खींचने की आदत रखो। दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, ROL ऑफ सी। अब सी का क्या दिया है? सी का क्या दिया है? मिनिमम लेवल दिया है। सी का मिनिमम लेवल दिया, तो उसको यूज करना जरूरी है। तो मिनिमम लेवल से ROL कैसा निकालते हैं हम? याद है क्या? मिनिमम लेवल प्लस एवरेज इंटू एवरेज, याद है क्या फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ROL ऑफ सी, ROL इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट। मिनिमम लेवल कितना दिया है उसने? 2000 दिया है ना, प्लस एवरेज लीड टाइम सी के लिए, एवरेज लीड टाइम के लिए 3 हफ्ते इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट सी के लिए 1200, 12×36, 5600 किलो। ठीक है, क्या बोले? मैक्सिमम बराबर आता है ना, सो व्हाट, सो व्हाट। जो आता है वो तो बता दिया, मेरे को मालूम है, लेकिन आगे आपका क्वेश्चन क्या है? अनलेस देयर इज अ क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर। पूछो ना, आंसर अलग आता, अलग आता। और मैंने आपको बताया है, भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी बहुत वीक है। देखो, मैंने आपको बार बार बताया भैया, जो मैनेजर वहां पे रहेगा वो अपने हिसाब से लेवल कम ज्यादा सेट कर सकता है। अब फॉर्मूले से ROL कितनी आती, पहला ही ले लो ना आप, पहला ही ले लो। ए का ROL कितना दिया उसने? 8000। ए का आता है 8000, कैसे दिया हुआ 8000। अब फॉर्मूले से कितना आता है? ए के लिए मैक्सिमम लीड टाइम 3 इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 2250, 6750 आता है। मतलब अपना फॉर्मूले के हिसाब से 6750 पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, लेकिन वो जरा जल्दी प्लेस कर रहा है, 8000 है तभी प्लेस कर रहा है, बिकॉज ही वांट सेफ्टी। जैसे मैनेजर का था, क्लाइंट आ गया, सीए को बोला 1 महीने में चाहिए, उसने मैनेजर को बोला 20 दिन में चाहिए, वो मैनेजर ने आर्टिकल को बोला 10 दिन में चाहिए। ऐसा क्यों? एवरीबडी वांट्स टू प्ले सेफ, दे ऐड देयर ओन फ्लोट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले से भले 6750 आता होगा, 6750, लेकिन जब उसने 8000 सेट किया है तो वो 8000 ही आपको यूज करना है। समझ रहे कुछ? वैसे इसके लिए भी, इसके लिए भी, यानी हर एक के लिए जो ऑलरेडी लेवल सेट किए उसको डिस्टर्ब नहीं करने हैं, ये समझ लो आप। समझ रहे? सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होता ना भैया। अब मैंने ये भी एग्जांपल बताया था, फॉर्मूले से ये क्यों आता है 11 टन, तो हम बोले हमको 11 ही टन भेज, लेकिन ट्रक में आता है 10 टन, तो चौपट काम हो जाएगा ना। तो भैया आदमी का एक्सपीरियंस कुछ काम का है कि नहीं? तो इसलिए बिजनेस में ऐसा होता है, ये कैलकुलेशन तो हम करते हैं, लेकिन इसके आसपास का एडजस्ट करते, बाकी एज पर नीड, एज पर नीड। अब जैसे मान लो ROL हमारा है 8000, यहां पे ROL 8000 है ना, ए मटेरियल का ROL 8000 है, ठीक है, और उसका लीड टाइम कितना है? ए का मैक्सिमम 3 हफ्ते है। अब मैक्सिमम 3 हफ्ते है तो 3 हफ्ते हो ही जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, बारिश है, जहां वहां पूर है, जहां वहां पानी है, तो बारिश में सोच सकता है वो कि जरा ज्यादा लेके रखो, जल्दी ऑर्डर प्लेस करो। ये आपका ऑर्डर क्वांटिटी होगा, कितना दिया ए के लिए? 10,000, लेकिन उसको लग रहा है कि अभी एकदम मार्केट डाउन है और रॉ मटेरियल एकदम सस्ते में मिल रहा है, तो हो सकता है कि एक आध बार वो 15,000 भी ले लेंगे। दैट यू टू टेक अ जजमेंट एट साइट। तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये ऐसा तुम पकड़ के मत रखो, नहीं वो बोलते घोड़े को झापड़ लगा के चलते, वैसा मत चलो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। यू ऑल कॉस्टिंग इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। और आपको कैसा चाहिए? वेजेस एंड सैलरीज ऐसा लिखा तो ऊपर,
सैलरीज एंड वेजेस लिखा तो नीचे। ये सिस्टम आपकी पढ़ने की है, वो बदलनी पड़ेंगी। आपने पढ़े डेप्रिसिएशन नीचे, नीचे मतलब P&L में पढ़े ना, पढ़े कि नहीं पढ़े? यहां मैं जब पढ़ाऊंगा तो डेप्रिसिएशन भी मैं ऊपर लूंगा ट्रेडिंग में, और विथ कारण बता दूंगा क्यों ले रहे हैं। तो अरे बाप रे, हमने तो कोई पढ़ा। अरे भाई, आप जब छोटे थे तो वो जो मालूम था वो सही था, अब बड़े हो गए तो थोड़ी ज्यादा मालूमात मिलेंगे ना, ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। जैसे फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है तो वो कहां से नीचे आएगा? ऑफिस का डेप्रिसिएशन है तो नीचे आएगा, नीचे मतलब P&L में आएगा। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन तो ऊपर ही डालना पड़ेगा ट्रेडिंग में, और डालते ही है। तो समझ रहे? लेकिन हम लोग पकड़ के रखते हैं, और हमारे लिए वो बहुत सुविधाजनक रहता है। स्टूडेंट को वो बहुत सिंपल लगता है। हाँ बोले बिल्कुल सिंपल है, वेजेस ऊपर, सैलरी नीचे, डेप्रिसिएशन नीचे, और ये ऐसे ही पढ़ाते लोग। बहुत सारे लोग तो ऐसे पढ़ाते, ट्रायल बैलेंस लेते, फिर वहां मार्किंग कराते, 1 2 3 4 5 6 करते कि नहीं? हाँ बोलते। क्या आया? कैपिटल 1, फिर क्या आया? लैंड एंड बिल्डिंग 2, मतलब उन्होंने नंबर डाल दिए कि बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड यानी 1, राइट साइड यानी 2, ट्रेडिंग का लेफ्ट साइड यानी 3, राइट साइड यानी 4, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 5 और 6, और उसके हिसाब से नंबर बताते। टीचर पढ़ते, हाँ पढ़ो प्रॉब्लम, हाँ लिखो यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, हाँ यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन है, हाँ मतलब ये 3 और 5, मतलब वो बैलेंस शीट में भी जाएगा 3,5 ऐसा बोल दे। हाँ फिर आप करो बोले फटाफट, फिर वो नंबर के हिसाब से लोग उसको क्लासीफाई टेबल पहले से बना रहे तो फॉर्मेट टक 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 डाल देते, हो गया प्रॉब्लम, टैली हो गया, मस्त बोले। इधर कुछ भी नहीं घुसता। तो प्रिंसिपल से पढ़ना पड़ता है हर चीज। आपको यदि प्रोफेशनल बनना है तो, आपको ऑर्डिनरी बीकॉम बनना है तो बात दूसरी है, बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग और इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल, बहुत जरूरी है ये चीज। समझ रहे हैं क्या? ये हमारे हर फैकल्टी बताते हैं आपको, बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। मार्क्स मिलाने के लिए है ना ये फॉर्मेट, वो तो बता ही रहे हम लोग। लेकिन आप लोग ऐसे पकड़ के मत बैठे रहो झापड़ लगा कि जो अपन ने 11वीं में पढ़ा वो सही, जो 12वीं में पढ़ा वही सही, वो गलत है। लेकिन तब वो सही था, अब गलत है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? छोटा बच्चा रहता है, जोक है वो, बता देता आपको। छोटे 2 बच्चे रहते, 3 4 4 5 5 साल के। आजकल वो छोटे बच्चे भी वो मोबाइल देखते ना, है ना? तो छोटे छोटे 2 बच्चे रहते, वो अपने माँ बाप को पूछते हैं कि भाई, वो लड़का छोटा पूछता है मैं कहां से आया, मैं कहां से आया। ठीक है, अब वो छोटा बच्चा है, उसको क्या बताएंगे? फादर बताओ ना मेरे को, मैं कहां से आया। छोटा बच्चा पूछ रहा बाप को मैं कहां से आया, क्या बताएंगे बाप? बता सकता कुछ? नहीं बता सकता। तो फिर वो बताता तेरे को ना वो चर्च से लाए, चर्च से लाए। फिर वो छोटी बच्ची पूछती है अच्छा मैं कहां से आई, तो उसको बोलते तू बाजार से आए, बाजार में घूम रही थी, लेके आए बेटा। फिर वो 2 लड़के आपस में बातें करते हैं, 2 लड़के आपस, इनके अपने माँ बाप के आंसर सुनने के बाद वो 2 छोटे बच्चे अपने आपस में बातें करते हैं कि आई थिंक और पेरेंट्स डोंट नो द रियलिटी, शैल वी टेल देम? ये गूगल बाबा का परिणाम है, ठीक है, ये गूगल बाबा का परिणाम है। तो जैसे आप छोटे थे, 11वीं में थे, 12वीं में थे, तो कुछ चीजें आपको बताई नहीं गई आपके उम्र के अनुसार। अब आप बड़े हो गए तो अभी आपकी उम्र के अनुसार हम बताएंगे, जब और बड़े हो जाएंगे तो और ज्यादा चीजें बताएंगे, ये समझ लेना आप। हेलो, समझ रहे क्या? चलो आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब झापड़ लगे मत बैठे वाह, ये ऐसे ही होना पड़ता, वैसे ऐसा नहीं होता, ऐसा करना पड़ता, ये तो मैं कभी बोलता ही नहीं। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। और कुछ इसमें बाकी है क्या कुछ? एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए कैसे निकालेंगे? याद है क्या? ए का क्या दिया हुआ है? ए का आरओएल दिया है ना, ए का आरओएल दिया है, उसमें से एवरेज स्टॉक निकाल सकते क्या? एवरेज स्टॉक नहीं, एवरेज कैसे निकालते अपन? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, या फिर मिनिमम प्लस क्यू बाय 2। अब क्यू बाय 2 यानी क्यू यानी ऑर्डर क्वांटिटी, बराबर है। तो ए का ऑर्डर क्वांटिटी दिया है तो उसको यूज करना जरूरी है।
एक ऑर्डर क्वांटिटी दिया है, उसको यूज करना जरूरी है, पहली बात। ठीक है, तो उसको यूज करेंगे तो मिनिमम लेवल चल लगेगा, तो उसका मिनिमम लेवल निकालना जरूरी है। किसका? ए का। तब ए का मिनिमम लेवल पूछा नहीं, फिर भी निकालना पड़ेगा। निकाला है क्या? अरे निकाला ही है, चलो अच्छी बात। तो कुछ नहीं है, 4000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2, 5,000, 5,000 9,000, फिनिश, लिख लो। अब एवरेज दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते, वो भी है, लेकिन आसान ये होगा। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 4 है एवरेज स्टॉक। नहीं, एवरेज नहीं पूछा, मिनिमम पूछा है ना, एवरेज ही पूछा, सॉरी। एवरेज स्टॉक ऑफ व्हाट? ऑफ ए। फॉर्मूला लिखे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। नहीं, ये नहीं यूज करना है आपने, मिनिमम प्लस क्यू बाय 2। मिनिमम स्टॉक प्लस क्यू बाय 2। मिनिमम कितना है? 4000 प्लस क्यू बाय 2 10,000 डिवाइडेड बाय 2 9,000 किलो। दूसरे तरीके से करना है तो आपको फिर उसकी मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो जो है सब निकाल के बाद में करना पड़ेगा। तो ये आसान है, इतना टच करो। कोई डाउट है तो बोलो, बोलो, बोलो ना, हेलो, कुछ तो बोलो। आसान था। अब वैसे सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये चैप्टर का, क्योंकि इसमें वो लेवल दे दिए है और वो अपन ये भी दे दिए पूरा। इससे अपन अपने हिसाब से निकालते दड़ 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 दड़, और उसने जो लेवल दिया उसको ध्यान में नहीं देते, सब गलत हो जाता। तो समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान रखना है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जो चीजें उसने दिए है, जो लेवल उसने दिए है, उसको पहले यूज करके बाकी लेवल निकालना, ये ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो। और कुछ हो गया? डाउट है? हाँ बोलो। पहले एवरेज इन्वेंट्री लेवल, इनका सवाल है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल और एवरेज स्टॉक, इसमें फर्क है क्या? तो बोले एवरेज शब्द तो दोनों जगह है, इन्वेंट्री एंड स्टॉक सेम शब्द होता है। पता है क्या आपको कि नहीं? पता नहीं। स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते सर, स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोलते हैं। नहीं पता नहीं आपको? तो बस, तो फिर एवरेज इन्वेंट्री एंड एवरेज स्टॉक लेवल सेम है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल या एवरेज स्टॉक लेवल ये सेम है वर्ड, दोनों का मीनिंग एक ही है। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, इतना आप दिमाग में रख दो। ये तो है ना। तो ऑर्डर साइज यानी क्यू नहीं होता क्या? व्हाट इज क्यू? ऑर्डर साइज तो है ना। क्यू बाय 2 मेरे इसमें भी है ना बेटा, सिर्फ ये मटेरियल में। तो ये मटेरियल में होगा तो प्रिंटिंग एरर होगा, ये मटेरियल में होगा तो प्रिंटिंग एरर होगा। पेज नंबर बताओ, ये मेरा ही मटेरियल पढ़ रहे ना आप? अरे आपका, आप एक काम करो, 9 बजे आओ ना, तुमको प्रॉब्लम है जरा। फॉर्मूला मेरे मटेरियल में करेक्ट लिखा है, अपने सामूहिक वाचन किया था, अपने सामूहिक वाचन किया था। 9 बजे आओ, बताता हूं आपको। आगे बोलो। 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12। और कोई डाउट है तो पूछो उसमें। 13 हो गया क्या? 14 हुआ? नहीं किया आप लोगों ने? किया कि नहीं? हाथों पर करो, बस बहुत कम कर लो, कर रहे हो क्यों? क्या हुआ? ट्राई किया, आया नहीं? अच्छा, कठिन है मतलब 13 भी नहीं है? 13 होने का है क्या? 13 यहां पे होने का है क्या? तो आया नहीं क्या? चलो देखो, जिनको नहीं आया या नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं आया ऐसा मानने का अजम्पशन, जिन्होंने किया नहीं उनको आया नहीं ऐसा मानने का। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट कितना पर? 13। चलो ध्यान दो, आपस में बातें मत करो प्लीज।
AS manufactured products, product which pass requires a component costing 1000 per unit. तो ये तो हो गया C, ₹1000 per unit. आगे other information is write this. Usage of the component 1500 per month. ठीक है. अब यूसेज ऑफ द कंपोनेंट 1500 पर मंथ है, यानी एनुअल कितना हो गया? ए 1500 इंटू 12 कितना था? 1,80,000 आएगा ना कि नहीं आता? यूनिट्स पर एनम हो गया. कंजम्पशन शुड बी पर एनम 18,000 आता है. मैं तो पूछा था, आप ही नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे पूछता ही नहीं, अपना कैलकुलेटर उठा करता हूं. ऑर्डरिंग कॉस्ट उसको क्या बोलते हैं? ओ ₹75 पर ऑर्डर. स्टोरेज कॉस्ट 2% पर एनम. ऑब्सोलेट रेट 1% पर एनम. मतलब 2 और 1 3% हो गया. ये 3% काय का लेंगे? मटेरियल कॉस्ट का लेंगे. ठीक है. सो आई है 2 + 1 इतना परसेंट ऑफ मटेरियल की कॉस्ट है 1000. तो 1000 का 3% होता है 30. कैलकुलेटर से कर लो. पर यूनिट पर एनम. कैलकुलेटर से कर लो. 1000 का 3%. ठीक है. मैक्सिमम यूसेज 400 पर वीक. अब मैक्सिमम यूसेज मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट. मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 400 यूनिट्स पर वीक. लीड टाइम दिया है 6 to 8 वीक्स. तो 6 to 8 वीक्स का मीनिंग क्या मानते हैं? मिनिमम 6 रहेगा, मैक्सिमम 8 रहेगा, एवरेज 7 रहेगा, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है. The firm has been offered a quantity discount of 5% by the supplier on purchase of component. If the order size is 6,000 units at a time, you are required to compute economic order quantity. Economic order quantity. तो EOQ निकालते आता कि नहीं निकालते आता? निकालते आता. सब तो है, AOI सब है, तो निकाल लेते हैं. एक EOQ is equal to √2AO upon I. √2 A कितना है? 18,000. O कितना है? 75. और I है 30. कैलकुलेट करो. मैं करता हूं. नहीं, मैं करता हूं. फिर तुम गलत सलत बताते, फिर चिल्लाते. 2 into 18,000 into 75 divided by 30 √300 यूनिट्स. तो EOQ आ गया 300 यूनिट्स. बाद में क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल. वो कैसे निकालते पता आपको कि नहीं मालूम? रीऑर्डर लेवल एंड एडवाइस वेदर द डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म. ROL कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम. बस सब चिल्लर एकदम. नंबर टू सॉल्यूशन. ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम उसी ने दिया है इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट उसी ने दिया है. तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 8 वीक. मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 400. 8 चौक 32. 3,200 यूनिट्स हो गया. फिर एडवाइज वेदर द ऑफर ऑफ डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. अब वो पार्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता? टेबल करना पड़ेगा ना. तो ये हो गया, तो मिटा देता हूं मैं. आई फिनिश दिस. हो गया क्या? क्योंकि जगह चाहिए ना मेरे को. हो गया लिख के? आपने किया, आपका आ गया ऐसा कि नहीं आया? आया. फिर आगे टेबल बनाना पड़ेगा. पहले इधर क्या रहती? ऑर्डर
क्वांटिटी, याद है ना, इसको बोलते हैं हम क्यू। फिर क्या रहता सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यू ए बाय क्यू, याद है क्या, इनटू ओ। फिर रहती है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ये रहती है क्यू बाय टू इंटू आई। फिर रहती है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट ये रहता है ए इंटू सी, याद है क्या जी? हेलो। फिर क्या रहता? टोटल कॉस्ट। ये अपना स्टैंडर्ड टेबल है, पहले दिन से वही पढ़ रहे हैं। तो उन्हें क्या पूछा कि 5% डिस्काउंट ऑफर लेना कि नहीं लेना, तो क्या करना चाहिए? पहले ईओक्यू के लिए कैलकुलेट कर लो, फिर 5000 के लिए कैलकुलेट कर लो, खत्म बात। 5000 कितना है? 6000, बस, ठीक है। तो पहले ईओक्यू कितना था आपका? 300 यूनिट्स, यूनिट्स ऊपर लिख देता हूं। एनुअल कंजम्पशन कितना था? 18000 था क्या? 18000 था ना, डिवाइड बाय क्यू 300। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 75। देन कैरिंग कॉस्ट क्यू बाय 2, 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई कितना था? 30 रुपए था, याद है क्या आपको? 30 रुपए था ना, 30 रुपए। देन इधर ए 18000 इंटू कॉस्ट कितना है? 1000। तो ये हो गए, बहुत हो गए 180 लाख, बरोबर है कि नहीं हुए? फिर इधर गुणाकार करना पड़ेगा, 300 ने 150 इंटू 30, 4500। फिर 18000 इंटू 75 कर दो ना मैं, डिवाइडेड बाय 300, 4500। फिर एक बार देख लो, अपन ने पढ़े क्या पढ़े कि इफ देयर इज नो डिस्काउंट देन कैरिंग ऑर्डरिंग इज इक्वल। तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया मटेरियल में अपन ने, इसलिए इक्वल है, समझ रहे ना? फिर आगे टोटल करना पड़ेगा, 180 लाख प्लस 9000, तो 180 लाख 9000, बराबर है ना? बराबर लिखा कि नहीं? देख लो फिगर, 180 लाख 9000 टोटल। फिर नेक्स्ट देखना है हमें 6000 के लिए, 6000, ठीक है। अब 6000 के लिए क्या होगा? 18000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 75। फिर इधर क्या होगा? पहले इसका कैलकुलेट कर लेता हूं। 18 बाय 6 ने 3 इंटू 75, 225 मात्र। फिर इधर Q बाय 2, यहां पे देखो, यहां पे कैच है, इंटू आई। नाउ आई बदलेगा क्योंकि आई क्या है? 3% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आई क्या है? 3% ऑफ, और वो मटेरियल में डिस्काउंट देने वाला है। कितना डिस्काउंट देने वाला है? 5%। कितना डिस्काउंट देने वाला है? 5%। तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे आई क्या होगा? आई। तो आपका 1000 जो है मटेरियल कॉस्ट है, इसमें 3%, 5% डिस्काउंट मिलेगा, 5% डिस्काउंट। तो ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 1000 लेस डिस्काउंट 5%, 50 रुपए, 1050।
950, सॉरी 950। फिर इसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है? 3%, स्टोरेज कॉस्ट 2%, ऑब्सोलेट रेट 1%, तो 3% इसका, तो देयरफॉर I इक्वल टू 3% ऑफ 950, 950 इंटू 0.03, 28.50। तो बहुत सारे लोगों ने यहां पे भी सीधा 30 लिख दिया होगा, ना, बस यही गलतियां होती है। तो यहां पे इंटू 28 रुपए 50 पैसे, ये कैसे आया? तो ये वर्किंग है उसका, ये वर्किंग नोट बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास बाजू में जगह नहीं होंगी तो नीचे लिखो, कहीं भी लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? मटेरियल की कॉस्ट 18,000 इंटू, अभी 1000 रुपए का रेट नहीं है, रेट कितना है? 950 का है, रेट 950 का है ना, 5% कम हुआ ना। फिर 18,000 इंटू 950 बरोबर 171 लाख कंप्लीट, प्लस इधर निकालने का 6,000 डिवाइड बाय 3,000, 3,000 इंटू 28.5, तो ये होगा 85,500 प्लस 225 बराबर है क्या? प्लस 171 लाख, टोटल आ गया 171,85,725 आया ना। तो अभी यानी हम डिस्काउंट नहीं लेंगे तो 300 यूनिट मंगवाएंगे, लेकिन डिस्काउंट चाहिए तो 6,000 मंगवाने पड़ेंगे, और 6,000 मंगवाएंगे तो टोटल कॉस्ट ये आएगा। तो डिस्काउंट लेंगे तो टोटल कॉस्ट ये, नहीं लेंगे तो ये, तो बचत हो रही कि ज्यादा लग रहा? तो सेविंग्स इफ डिस्काउंट 5% डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, सेविंग्स इफ 5% डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, माइनस करो 180 लाख 9,000, फायदा हुआ 8,23,275, और इसलिए क्या एडवाइस करना चाहिए? क्या एडवाइस करना चाहिए? कंपनी शुड एक्सेप्ट डिस्काउंट ऑफर एंड प्लेस द ऑर्डर फॉर 6,000 यूनिट्स, बस लिख दीजिए 10। सिंपल था। तो जो जो गलतियां हुई वो फिर से आप करेंगे घर में, तो होना नहीं चाहिए उसमें। यही प्रॉब्लम जो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, यदि आपका घर में यदि गलत आया है और मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें फर्क है, तो घर जाके उसको एक बार और करना है, बताया ना। लिखिए आप 10, द डिस्काउंट 5% डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, 10 5% डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, खत्म। बोलो डाउट है तो बोलो ना, डाउट है? फलाने प्रॉब्लम में ऐसा किया था, ढिकाने प्रॉब्लम में ऐसा किया, ऐसे डाउट रहते आपके, है तो बोलो, मैं रिप्लाई दूंगा। अरे सर वो प्रॉब्लम है ना, उसमें ऐसा नहीं किया था आपने, ये प्रॉब्लम में ऐसा किया, पूछो बताता हूं मैं। है डाउट? कितने लोगों ने सही किया? हाथ ऊपर करो। एकदम सही, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों ने सही किया। बाकी लोगों ने यहाँ पे 30 रुपए ले लिया ना, और यहाँ बराबर लिए कि यहाँ भी 1000 रुपए लिए, यहाँ बराबर लिए। तो 3% ऑफ मटेरियल कॉस्ट ना भैया, जब मटेरियल कॉस्ट बदल गई तो उसका 3% बदलेंगे ना, बस। एक प्रॉब्लम हमने ऐसा नहीं किया था, डिस्काउंट में भी हमने बदला नहीं था, क्योंकि वहां नीचे अजम्पशन दिया था कि assume that discount rate is not affected by, carrying cost is not affected by discount rate, ऐसा लिखा था उसमें। इसलिए तो जो assumption दिए प्रॉब्लम में उसके हिसाब से, नहीं दिए तो अपने हिसाब से, सिंपल है। चलो तो घर में जाके एक बार और करो, ध्यान रखो। अब जैसे अपने प्रॉब्लम कर देना है तो वहां पे आपने लाल हरे पेन से लिख के रखना चाहिए कि दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, ताकि आप रिवाइज करते हैं तो ध्यान में आएगा ये गलती हुई थी अपनी। ऐसे लिख के रखना चाहिए कि दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, मतलब क्या नोट करना है इसमें? मटेरियल कॉस्ट बदल गई तो रेट बदल गया, कैरिंग कॉस्ट बदल गई, ठीक है।
आगे क्या है सर? 14 आया नहीं बोलते? किसी को भी नहीं आया? कितने लोगों ने किया 14? हाथों पर करो। होमवर्क करते जाओ, बहुत कम लोग हो गए, कैसे होगा? चलिए 2.14 पढ़िए प्रॉब्लम पहले। A company manufactures a product from raw material which is purchased at 80 per kg. The company incurs handling cost of 370 plus freight of 380 per order. The incremental carrying cost of inventory for raw material is 0.25 per kg per month. In addition, the cost of working capital finance on investment of inventory raw material is 12 per kg per annum. The annual production of the product is 1 lakh units and 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material required. Calculate economic order quantity of raw material. Advise how frequently companies should order the procurement. If the company proposes to rationalize the placement of order on quantity basis, on quarterly basis, what percentage of discount in the price of the raw material should be negotiated? Assume 360 days in a year. चलो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 2.14, वो भी एग्जाम का है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल विच इज परचेस एट 80 पर केजी। तो 80 क्या हो गया? क्या हुआ? इस 80 क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ मटेरियल सी, अपने भाषा में सी, ₹40 पर केजी। सिर्फ 40 नहीं लिखना, 80 है, सॉरी, printing error, 80 per kg. The company incurs a handling cost of 370 plus freight of 380 per order. यानी ये ऑर्डरिंग से रिलेटेड है, तो ऑर्डर कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है 370 प्लस 380 इज इक्वल टू 3 3 6 750 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको 750 खर्चा आएगा। द इंक्रीमेंटल क्या, यहां पे अटक गए होंगे ना, बोलो बोलोगे, आपको लगता ना ऐसा? एक हैंडलिंग कॉस्ट है ना, क्या कि आपको मटेरियल को हैंडल करना है, क्या करना पड़ता? वो चढ़ाना पड़ता, उतारना पड़ता, ठीक से रखना पड़ता, तो उसका पर ऑर्डर बोल रहा है कि भाई 370 लगेगा, और तो वो बोल रहा है लगेगा तो लगेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर। ऐसा उसका मतलब है कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी भी रहे, चढ़ाने का, उतारने का और आपके गोडाउन में अच्छे से सजा के रखने का, इसका खर्चा 370 है, और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट 380। वो भी उसने ऑर्डर क्वांटिटी पे नहीं दिया, क्वांटिटी कितने उसके ऊपर नहीं दिया, बोले कितने भी मंगवाओ 370 ही लगेंगे। तो ये ऑर्डरिंग आपने फ्रेट एंड कैरिंग कॉस्ट मान लिया। अरे हेलो, जो वो जो रहता ना, आपने फ्रेट इनवर्ड, कैरेजेस इनवर्ड, वो अलग है सर। हेलो, जो अपने 11वीं में बैठा दिमाग में, पुराने संस्कार जल्दी निकलते नहीं। कैरेजेस इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट ये, और कैरिंग कॉस्ट में मतलब है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट, मतलब यदि हम स्टॉक अपने पास रखते हैं तो डे टू डे उसके ऊपर इंटरेस्ट और बाकी चार्जेस लगते हैं, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। एंड इफ यू वांट टू कैरी द स्टॉक इन योर गोडाउन विथ यू फॉर द होल ईयर, व्हाट इज द कॉस्ट? दैट इज कैरिंग कॉस्ट। And carriages is not carrying cost, it is one time cost. Carriages inward is one time cost. जैसे बॉम्बे से माल ला रहे हैं आप, ठीक है, तो वो जो ट्रक का भाड़ा है वो कैरिंग कॉस्ट नहीं हमारे यहाँ पे, वो कैरेजेस है और वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है। तो वो डिलीवरी देने वाला बोलता है भैया आप कितना भी माल मंगवाओ, पर डिलीवरी आपको 50 रुपए पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज फ्रेट, तो इट इज इंक्लूडेड इन द ऑर्डरिंग कॉस्ट, याद रखना। चलिए, तो ऐसे शब्द एक ही शब्द रहता है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होता है, और अपन एक शब्द पढ़ लेते उसी को हर जगह लगाते हैं, फर्क है। आगे तो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, अब देखिए ये कैरिंग कॉस्ट है। अब इंक्रीमेंटल मतलब क्या? इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट इज 0.25 पर केजी पर मंथ। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रहती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट ये पर मंथ या पर एनम रहती है ना।
कि नहीं समझे? कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? भाई गोडाउन में लाके माल रख दिया तो इंटरेस्ट तो पर मंथ लगना ही है, पर एनम लगना ही है, तो कैरिंग कॉस्ट है वो, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होगा कि एडिशनल 1 यूनिट के लिए, इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल 1 यूनिट के लिए, जैसे मान लो कितना दिया उसने, 25 पैसा दिया ना, हाँ, तो सपोज हम 100 यूनिट रख देते गोडाउन में तो हमें 25 रुपए लगते हैं। 100 यूनिट गोडाउन में रखते हैं तो 25 रुपए लगते हैं। एडिशनल 1 यूनिट रखते हैं तो हमें 25 पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी 25 रुपए 25 पैसे लगेंगे। दिस कॉल्ड इंक्रीमेंटल। फिर हम और 1 यूनिट रखते हैं, 102 यूनिट रखते हैं तो हमें कैरिंग कॉस्ट पड़ेंगी 25 रुपए 50 पैसे। इन शॉर्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज नथिंग बट पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट है, बस पर यूनिट पर मंथ कॉस्ट दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। वर्ड समझने का मतलब है, जैसे आपने बहुत बार पढ़ा, लेकिन जो मैनेजमेंट वाले रहते हैं टाई वाई लगा के आते गुरु रहते, सपोज हमने हमारे P&L बैलेंस शीट बताया कि भैया इसके ऊपर ऐसा कैसा ओपिनियन है आपका, पढ़ के हमको सुनाओ, तो पढ़ेगा अपना बैलेंस शीट P&L ऐसा देख के, टाई वाई लगा के आते हैं MBA वाले खास तौर पर। फिर बताएगा सर योर टॉप लाइन इज गुड बट बॉटम लाइन इज नॉट वेरी गुड। क्या समझा आपको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख रहा है और आपको बता रहा है योर टॉप लाइन इज गुड बट योर बॉटम लाइन इज बैड। क्या मतलब हुआ उसका? कुछ नहीं समझा। उसको यह बोलना है कि आपका सेल ज्यादा है फिर भी प्रॉफिट कम है। अब टॉप लाइन का सेल का कोई संबंध है क्या? है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट बनता है ना, सेल्स लेस कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सबसे आखिरी में टैक्स है, सबसे आखिरी में प्रॉफिट है, बॉटम लाइन। आखिरी लाइन पे प्रॉफिट है, बॉटम लाइन। सबसे टॉप लाइन में सेल्स है, टॉप लाइन। ऐसे बोलते हैं। अब अपने को समझना पड़ता कि दुनिया में इतने प्रकार के लोग हैं, इतनी प्रकार के कल्चर्स है, इतने प्रकार से पढ़ते हैं, तो हमें विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। ये P&L देख रहा है और बोल रहा है टॉप लाइन इज गुड बट बॉटम लाइन इज वेरी बैड, तो मतलब सबसे ऊपर की लाइन में क्या लिखा है? सेल्स। सेल्स आधा अच्छा है। सबसे नीचे की लाइन में क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बेकार है। वही चीज रहती है। वो आपने वो 3 इडियट्स देखा होगा ना, याद है क्या आपको? 3 इडियट देखा होगा ना, उसमें वो किताब लेने के लिए वापस आता है, याद है क्या? तो किताब के लिए वो कितना बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन देता है, याद है क्या? तो ऐसे ही है, उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बराबर है। लेकिन ये जितने ज्यादा पढ़े हुए लोग रहते हैं ना, MBA बोलो, PhD बोलो, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर बोलो, ये सिंपल शब्दों में कोई बातें नहीं करते। मटेरियल यानी उसका सब्जेक्ट मैटर चिल्लर रहता है, लेकिन बातें ऐसी बड़ी बड़ी बढ़ा के बताएंगे कि बस कुछ पूछो मत। तो सामने वाले एकदम वाह क्या लेक्चर हुआ, अभी तेरे क्या समझ नहीं, कुछ नहीं, लेक्चर अच्छा था लेकिन अभी क्या करता है उसका, बराबर है कि नहीं? तो ये समझते जाओ कि देयर बी डिफरेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे पर यूनिट पर एनम देने के बजाय क्या दिया उसने? इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट। तो इंक्रीमेंटल मतलब पर यूनिट, ये आपको समझना चाहिए। तो समझ रहे? इंक्रीमेंटल मतलब पर यूनिट, बाकी कुछ नहीं। तो आप देखिएगा, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.25 पर kg पर मंथ। तो आय कितना हो गया फिर? 0.25 पर मंथ है, इंटू 12 करना पड़ेगा। पर मंथ है ना वो, हमें पर यूनिट पर एनम चाहिए, तो कितना हुआ? ₹3 पर यूनिट पर एनम, ऐसा हुआ। और है सॉरी। इन एडिशन मतलब इसके अलावा। इन एडिशन का मतलब क्या होता है? इसके अलावा मतलब इन एडिशन टू दैट 12 रुपीज पर एनम क्या पड़ता है? वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस 12 रुपीज यानी ₹15 पर यूनिट पर एनम। समझा है? यानी 1 यूनिट 1 साल कैरी करना है तो 15 रुपए खर्च आएगा आपको। उसमें इंटरेस्ट भी आ गया और उसमें गोडाउन स्टोरेज भी आ गया, उसमें इंश्योरेंस भी आ गया। The annual production of the product is 1 lakh units. Please remember, we find EOQ for raw material और ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है। तो
द एनुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख, इसलिए आपने ए इक्वल टू 1 लाख लिखा होगा तो गलत। फिर आगे दिया उसने, एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी 1 किलो रॉ मटेरियल है तो 2.5 किलो फिनिश गुड बनता है। 1 किलो रॉ मटेरियल है तो 2.5 यूनिट्स फिनिश गुड बनता है। और हमें फिनिश गुड्स कितने चाहिए, कितने चाहिए फिनिश गुड्स? 1 लाख। तो 1 लाख के लिए कितना, यानी 2.5 यूनिट के लिए 1 किलो मटेरियल चाहिए, तो 1 लाख के लिए कितना? मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं। अभी याद मत रखना कि हर जगह डिवाइड करना पड़ता, कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। जैसे हमने बोला 1 यूनिट फिनिश गुड को 4 यूनिट लगते हैं रॉ मटेरियल के, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो लैंग्वेज पे ध्यान रखना, समझ रहे हैं ना? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सो ए इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2.5 यूनिट्स पर केजी, और इसलिए आएगा 40,000 किलो। यहां भी कुछ लोगों ने गलती किया होगा ए निकालने में, किया होगा ना? कौन सी गलती किया? 1 लाख ले लिया। अरे ध्यान से पढ़ते जाओ ना, नहीं तो एग्जाम में सब आने के बावजूद प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं कितनी बार बोला हूं, यू हैव टू रीड वेरी वेरी केयरफुली। एग्जामिनर वहां अपने को डुबाने को बैठा है, ठीक है? समझ रहा क्या? 40,000 किलो किसने लिया? कुछ लिया कि नहीं? किसी ने लिया है। चलो आगे बढ़ो। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ, बस हो गया। अब ये भाई वो तो सिंपल ही है, अब ये निकालना ही कठिन था, बाकी सब तो आसान था। EOQ पहला आंसर इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन I, अंडर रूट 2 A कितना है? 40,000, O कितना है? 15 रुपए, I कितना है? O कितना है? 750 है, सॉरी, I 15 रुपए, बराबर है। फिर कैलकुलेट करते हैं। 40 दूनी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 750 डिवाइडेड बाय 15 रुपए अंडर रूट 2000 आ गया, 2000 kg। तो हमारे हिसाब से EOQ आ गया 2000 kg, ठीक है। फिर ये तो सबका आया होगा ना कि नहीं आया? बोले ये निकालने में गलती की है सर, तो ये तो गलत आना ही है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम सीए इंटरमीडिएट के नॉलेज का नहीं, आपका प्रॉब्लम 1ली से 10वीं का है। 1ली से 10वीं हम जो पढ़े उसको ठीक से नहीं अप्लाई कर पा रहे, इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंग्लिश का भी मतलब ग्रामर, उसका क्लॉज एनालिसिस पढ़े थे हम लोग, क्लॉज एनालिसिस पढ़े थे, ग्रामर पढ़े थे ना। तो उसका क्या मतलब है? अपने को सिर्फ क्लॉज एनालिसिस, मेन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, क्वालिफाइंग द नाउन, 4 मार्क मिल गए, घर आ गए। उसका इंटरप्रिटेशन के लिए काम होता है, ये समझना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आगे क्या है? कैलकुलेटिंग हो गया। एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट टू प्लेस। हाउ फ्रीक्वेंटली यानी हाँ, कितने बार ऑर्डर प्लेस करना है। फ्रीक्वेंसी मतलब वारंवारता। फ्रीक्वेंसी शब्द सुने ना, फ्रीक्वेंसी सुने ना, वर्ड स्टैटिस्टिक्स में सुने। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते बारंबारता, मराठी में बोलते वारंवारता। बारंबारता, जैसे कितने बार पिक्चर जा रहे हैं? अरे कल भी तो गया था, परसों भी गया था, कितनी बार देखते हो पिक्चर? फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली? साल में 40 बार, ठीक है, ये वारंवारता का। अब ये आपको देखो, आपका सालाना कंजम्पशन कितना है? 40,000। एक बार ऑर्डर प्लेस करना है 2,000, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 20 बार। हो गया आंसर, बारंबारता। लिखो सेकंड पार्ट। उसी को और स्टैंडर्ड लोग जो है, यानी वो टाई वाले लोग, उसका बोलते EOQ फ्रीक्वेंसी। EOQ फ्रीक्वेंसी, EOQ फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले की जरूरत नहीं, फिर भी लिखता हूं मैं, A अपॉन EOQ। A 40,000, EOQ 2000, 20 ऑर्डर्स पर एनम, यानी साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अभी 20 का 200 नहीं होना चाहिए,
साल में 20 ऑर्डर, 200 नहीं दिख रहा ना, 20 और स्पेस है, साल में 20 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब साल में 20 बार मतलब कितने दिन के अंतराल से, साल में 20 बार यानी कितने दिन के अंतराल से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप साल भर में 12 पिक्चर देखते हो थिएटर में जाके, साल भर में 12 पिक्चर देखते थिएटर में जाके, तो कितने दिन के अंतराल से देखते, एवरेज में 1-1 महीने के अंतराल से। वैसे साल में 20 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने दिन के अंतराल से होगा, 18 दिन। क्यों, उसने बोला मान लो कि 360 दिन है, तो 360 डिवाइडेड 20, 360 दिन में 20 ऑर्डर, तो एक ऑर्डर के बीच में टाइम होगा 18। लिखिए और 360 डेज डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 18 डेज। इंटरवल मतलब 18 दिन के अंतराल से आपको ऑर्डर प्लेस करना है, उसी का मतलब हो गया साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस करना है। तो हर 18वें दिन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर से भेजो 2000, फिर से भेजो 2000। सिंपल है कि नहीं है? इसमें प्रॉब्लम आया भी आपको अंतराल में, समझ गया ना? पक्का? चलो आगे। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, इसका मतलब क्या कि कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब वो ये 18 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इतनी बार नहीं बोले, तो हम साल में 4 इक्वल ऑर्डर प्लेस करेंगे। रैशनलाइज मतलब इक्वल, रैशनल मतलब इक्वल। मैथमेटिक्स का रैशनल इरेशनल अलग रहता है। हेलो देखो, सब्जेक्ट मतलब रैशनल मतलब इक्वल, रैशनल मतलब लॉजिकल, इरेशनल मतलब इलॉजिकल। बट मैथ्स में रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? A number is said to be rational if it can be expressed in the form P upon Q, Q not equal to 0, where P and Q are integers. ये रैशनल नंबर। ध्यान दो, बोले ऊपर से जा रहा, छोड़ो, पढ़े ये सब, इसलिए बताया मैंने आपको। तो एक ही शब्द का मीनिंग अलग अलग जगह अलग होता है, ये समझना चाहिए आपको। एक ही को लेके पकड़ के बैठे तो नहीं जमेगा, समझ रहे ना? तो रैशनल का यहां मतलब है इक्वल, और क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली इक्वल। अब क्वार्टरली इक्वल यानी कितने का ऑर्डर रखना पड़ेगा? बोलो, साल में कितना कंजम्पशन है? सब आपके सामने, साल में कितना कंजम्पशन है? 40,000। एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो 4 ऑर्डर प्लेस करने इक्वल के, तो एक एक ऑर्डर कितने का होगा? बहुत भारी बात है क्या? बस इसका मतलब टेबल बनाना पड़ेगा, ईओक्यू के लिए क्या कॉस्ट आती है वो देखना पड़ेगा, और 10,000 मंगवाए तो क्या कॉस्ट है देखना पड़ेगा, और जितना कॉस्ट ज्यादा आ रहा है उतना डिस्काउंट मांग लेने का उसको। क्या पूछा है? क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी निगोशिएटेड। तो यदि हमें ज्यादा कॉस्ट लगती है, लगेंगे ज्यादा, क्योंकि ईओक्यू जब 2000 है और आप एक साथ 10,000 मंगवाओगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो जितनी कॉस्ट ज्यादा लग रही है उतना डिस्काउंट ले लो उससे, तो बात खत्म। मतलब हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालना है, वही डिस्काउंट होगा। इतना सिंपल है, नहीं समझे? तो टेबल बनाओ, लिखिए स्टेटमेंट ऑफ, थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्काउंट टू बी निगोशिएटेड। ये फिगर मेरे को देंगे, आप लगे तो देंगे ना? टाइटल बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ डिस्काउंट टू बी निगोशिएटेड। टेबल बनाना आपको, बस क्या करेंगे? पहला क्या रहता है? बोलो ना, ऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोलते क्यू। फिर क्या रहता जी? फिर क्या रहता? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, ए बाय क्यू इंटू ओ। कितने बार बार वही लिखना पड़ता?
फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर एनम, वो कैसे निकालते हैं? Q/2 इंटू ओ रुपीज, Q/2 इंटू आई, सॉरी। फिर क्या करते हैं? मटेरियल कॉस्ट, फिर टोटल रुपीज, पहले उसने कितना बोला है? 10,000 बोला है ना, तो 10,000 लिख सकते पहले। Q इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 4 बरोबर 10,000 किलो। वो कैसा है वो बता दिया। 4 कैसे आया? 4 कैसे आए? एक साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, एक क्वार्टर में महीने कितने रहते हैं? 3। उसमें कंफ्यूजन मत करना, एक क्वार्टर में महीने 3, लेकिन एक क्वार्टर में, एक साल में क्वार्टर 4। कंफ्यूजन नहीं करना उसमें भी कंफ्यूजन होता लोगों का। ओके, A/Q एनुअल कंजम्पशन था 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 750, 3,000 बराबर है। कैलकुलेटर आप देख लो। Q/2 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आय था 15 रुपए, 75,000। 15 रुपए था ना, चेक करो, मुझे जो याद है मेमोरी में। मटेरियल कॉस्ट 40,000 इंटू मटेरियल का भाव क्या था? कितना? 80। 8 चौक 32, 1 2 3 4 5, 32 लाख। अरे क्या, तो 32,78,000 टोटल, 32,78,000। कैलकुलेटर है इसलिए 2 और 2 4 भी कैलकुलेटर से करना, ये टेंडेंसी खराब है। जितने कैलकुलेशन मेंटली ओरली होंगे उतने करो, जब डिफिकल्ट है तो कैलकुलेटर यूज करो, दैट विल स्पीड अप योर कैलकुलेशंस। ये समझ, तो अपने को डाउट आता 1 और 1 2 होता कि नहीं, जरा देख लो बोले, बरोबर है। ऐसे आदत हो जाती, दैट्स द प्रॉब्लम। समझ रहे क्या? फिर उसके बाद क्या है? क्वार्टरली ऑर्डर, नहीं EOQ, ये तो क्वार्टरली होगा ना। EOQ इक्वल टू 2,000, ठीक है। फिर ये होगा 40,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 750, फिर इधर 2,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15,000, तो इधर भी आएगा 15,000। आता क्या, चेक कर लो। फिर इधर आएगा आपका 40,000, अच्छा 40,000 इंटू कितना? 80, 32 लाख, ठीक है। तो ये 32,30,000। अब आप देखिएगा आप, यदि हम हमारे पॉलिसी से चलते EOQ पॉलिसी से, तो मात्र कॉस्ट लगेगी 32,30,000। लेकिन वो सप्लायर बोलता है कि एकदम 4 ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो उसके हिसाब से लगता है 32,07,000। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट? 48,000। तो आपको यदि डिस्काउंट लेना है तो आप 48,000 डिस्काउंट ले लो, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जितना खर्चा ज्यादा आ रहा है उतना सामने वाले से ले लो, दैट इज डिस्काउंट इन मटेरियल कॉस्ट। समझा कि नहीं? भाई खर्चा जितना ज्यादा आ रहा है उतना मेरे को तो डिस्काउंट दे दे, तो मैं लेता 10,000, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही उतना डिस्काउंट हम लेना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे therefore discount required 48,000 रुपीज। तो इतना हमें डिस्काउंट चाहिए। लेकिन उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऐसा पूछा है। क्या पूछा है? व्हाट शुड बी डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। तो हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? प्लीज टेल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? 32,000। तो 32,000 में 48,000 डिस्काउंट, मतलब कितना परसेंट? बस परसेंटेज डिस्काउंट। जैसा पूछा वैसा हो ना भैया। 48,000 डिवाइडेड बाय 32 lakhs
into 100, 48,000 divided by 32 lakhs %, 1.5% बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ रहा है क्या? ये इसको डिस्काउंट क्यों बोल दिया हमने? कि भाई जितनी हमारी ज्यादा कॉस्ट लग रही है उतना सामने वाला हमको कम दे देगा पैसा। तो समझ रहे? फिर से लॉजिक देखो, यदि हम 2-2 हजार किलो लेते एट ए टाइम तो हमारे को इतना लगता पैसा। वो बोल रहा है कि 10-10 हजार लो 4 बार। अच्छा ले लिए मान लो तो 38 हजार ज्यादा लगता, तो हम बोलेंगे तू 10-10 हजार बोल रहा ना, तो एक काम कर फिर हमको थोड़ा डिस्काउंट दे दे 48 हजार का, तो हमारे लिए दोनों चीजें एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात प्रैक्टिकल और एक सोचो आप, यदि आप सप्लायर को बोलेंगे कि भाई मेरे को 1.5% डिस्काउंट चाहिए, तो 1.5% देगा क्या? बोलो आप नहीं, वो बोलेगा नहीं आधा % देता। क्या बोलेगा? आधा % देता। बोले नहीं नहीं 1.5 ही होना, ज्यादा ज्यादा बोले ज्यादा 1 देता बस, उससे ज्यादा नहीं देता। तो मांगने को क्या जाता, 15% मांगो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो डिस्काउंट मांगना भी अपने आप में एक फन है। फन मतलब कला। डिस्काउंट मांगना एक अपने आप में कला है, इट्स अ फन। फन मतलब हिंदी शब्द, उर्दू शब्द है फन। कलाकार को बोलते फनकार, फन यानी कला। तो डिस्काउंट मांगना एक कला है। आपने देखा होगा बर्डी मेन रोड पे बाजार भरते फुटपाथ पे संडे को खास तौर पे, ठीक है, और फिर आप जाते हो, टी शर्ट बताता हो, आपको पसंद आया, पूछा कितने का है, वो बोलता 600 रुपए का। फिर आप बोलते उसको 400 में दे दे, तो बोलता ठीक है लो। फिर अपन सोचते अरे यार अपन ने 300 में मांगना चाहिए था, सोचते कि नहीं, फंस गए आप। लेकिन वही देखो, वो कुछ लेडीज रहती है, उनको डिस्काउंट की कला बहुत अवगत रहती है। ठीक है, लेडीज आर वेरी एक्सपर्ट इन डिस्काउंटिंग। तो वो जाएंगी, वो 600 का बोलेंगे टी शर्ट, तो ये क्या लेडी बोलेंगी 100 में दे दे। वो बोलेंगे अरे मैडम 100 में आता क्या, कुछ भी बोल रहे क्या, 100 का तो धागा ही लगता सिलाने में, ऐसा कुछ तो ही बोलेंगे। बोले जान दो फिर नहीं होना, फिर बोले छोड़ दे बोलेंगे तो अच्छी ठीक है 200 दे दो। बोले नहीं 100 देती, बोलेगा नहीं कम से कम 150 दे दो, नहीं रख देती है, फिर चली जाती है। फिर बोलता अरे आओ आओ आओ, ठीक है, और ऐसा 2-4 बार उधर जाके वापस आके 2-4 बार जाके फिर आखिर वो मिल जाता है। तो ये कला है डिस्काउंट मांगना। सबको नहीं जमता, अपने को तो बिल्कुल ही नहीं जमता, मुझे तो बिल्कुल नहीं जमता। जो दुकान में डिस्काउंट मिलता है दुकान में जाता ही नहीं, आई नेवर गो टू दैट शॉप, क्योंकि पहले से भाव बढ़ा के रखते हैं, बाद में डिस्काउंट देते हैं, और अपने को डिस्काउंट बराबर मांगते नहीं है तो अपना नुकसान होता ना। इसलिए ऐसे दुकान मुझे जो पसंद है बिल्कुल, जो बिल्कुल बोलते नहीं हमको ये डिस्काउंट देते नहीं, खत्म। आर यू फॉलोइंग? तो ये फालतू की झंझट है, डिस्काउंट ये वो फालतू है। ठीक है, तो डिस्काउंट मांगना ये फन है, कला है। इसलिए 1.5% नहीं मांगने का, मिनिमम 1.5% ऐसा अपने को बोलना चाहिए। क्या बोला उसने? डिस्काउंट निगोशिएट करना है। निगोशिएट करना है मतलब ज्यादा मांगना है, फिर वो कम करेगा, फिर अपन और थोड़ा कम करेंगे, वो और थोड़ा बढ़ेगा, दिस इज निगोशिएशन। लेकिन अपने को लिमिट मालूम होना चाहिए ना, 1.5% से कम बोल रहा हूं तो जान दे नहीं होना डिस्काउंट, ऐसा होगा। तो समझ रहे? तो यहां लिख दीजिए, देयरफॉर minimum percentage discount, minimum discount to be negotiated is 1.5%। अब हमने क्या लिखा यहां पे? मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या? कम से कम 1.5 तो मिलना चाहिए भैया। अब आपको 1.5 चाहिए तो 1.5 से शुरुआत करेंगे, तो 1.5 तो कभी नहीं मिलेगा ना सर। तो हमें शुरुआत कहां से करना है? 15% शुरुआत करना है। क्या जाता मांगने को, क्या जाता, व्हाट्स रॉन्ग? बोलने को क्या है? 1.5 15 होना, ज्यादा ज्यादा 2 गाली देगा वो, और क्या बराबर है कि नहीं? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और क्या? चलिए, क्वेश्चन समझा? कोई डाउट है तो पूछिए। प्रॉब्लम हो गया मेरी तरफ से, बोलो। मटेरियल कॉस्ट पे मांग रहे हैं। नहीं, जब जब मटेरियल लेंगे जो जो बिल होगा उसमें आपको 1.5% कट करेंगे, नहीं बदलेंगे ना। ऐसा बोला है कि उसने कैरिंग कॉस्ट बदलेंगी, ऐसा बोला है कि कैरिंग कॉस्ट इज सो मच परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, बोला है क्या? बोला है क्या? नहीं बोला है, इसलिए प्रॉब्लम है। समझे क्या?
हाँ बोलो। अब उसको क्या करना है, टोटल कॉस्ट पे उसको हम बोलेंगे हमको भैया 48,000 डिस्काउंट चाहिए, तो बोले ऐसा कैसे 48,000, तुम माल कितना लेते हो तो बताओ पहले। वो बोल देगा हाँ 48,000 दिया, तुम बोले दो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के 15 रुपए ले 48,000 दे, मारेगा ना वो। तो हम परसेंट में बात करेंगे, तो डिस्काउंट की बात कभी भी परसेंट में होती है, डिस्काउंट की बात कभी भी परसेंट में होती है। और कुछ बोलो, इसलिए क्वेश्चन में भी पूछा है परसेंटेज। ठीक है, आगे बोलो, बोलते जाओ ना, जो भी डाउट है बोलो। चलो, जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं घर जाके कम से कम 2 बार तो भी करके देखना चाहिए अपने को एज इट इज आता कि नहीं। ठीक है, एज पूरा पन्ना कॉपी बंद करके फिर से एक बार करके देखो, और आज ही करो, लाइक देयर इज नो टुमारो, बताया था मैंने आपको। चलिए, तो हाउ मच, कहां पर थे हम लोग? 14 2.15 किए क्या? वो भी एग्जाम का प्रॉब्लम, लेटेस्ट प्रॉब्लम, मई 2019। पढ़िए प्रॉब्लम, पढ़िए। 19 बोला नहीं था क्या? बोला था, बोला था ना। कौन सा? 2.15 ना, आया कि नहीं आया? नहीं आया? और कैसे होगा? इतने प्रॉब्लम किए अपन ने यार, अभी एक ही जैसे 15 प्रॉब्लम किए, और ये 15वां चल रहा है ना अभी, एक ही जैसे 15 प्रॉब्लम किए, थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर रहते है ना। अभी एबीसी पार्टनर्स प्रॉब्लम पूरा कर दिया, फिर बोले XYZ पार्टनर, बोले एबीसी का आता, XYZ का नहीं आता, हो गया? ऐसे थोड़ी होता, करना है, कोशिश करना है, तब आता है। क्वेश्चन 2.15, ACE Limited produces the product EMM using a material REX. To produce 1 unit of EMM, 0.8 kg of REX is required. तो 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए 0.80 रॉ मटेरियल लगता है, बराबर है? फिर से पढ़ो, ACE Limited produces a product EMM, फिनिश गुड का नाम है EMM, and material REX, मटेरियल का नाम है REX, and to produce 1 unit of EMM, 0.80 kg of REX is required. Again, as per sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 45,600 units of product EMM in a year. इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स है उसका 45,600, सेल्स फिनिश गुड का 45 कितना है? 600 यूनिट्स, बराबर है? ड्यूरिंग द ईयर, पर ईयर देयर इज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 3,150 यूनिट्स एंड द कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1 मंथ्स फोरकास्टेड सेल। मतलब जैसे उनको इतना बेचना है और 1 महीने के सेल का बराबर क्वांटिटी वो स्टॉक में रखना चाहते फिनिश गुड की, तो 1 महीने के सेल के बराबर है कितना? 12 से डिवाइड करो, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो 45,600 डिवाइडेड बाय 12 करो, $3,800 यूनिट्स। अब देखिए, हमें इतने यूनिट्स हमारे को बेचने हैं, इतने स्टॉक में रखने हैं, इतने स्टॉक में रखने हैं क्लोजिंग स्टॉक में, तो साल में कितने टोटल हो गए?
टोटल करो, टोटल 3,800 प्लस 45,600, तो साल में इतने टोटल यूनिट चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ हमारे पास पड़े हैं ना ऑलरेडी, तो उतने कम बनाएंगे हम, कुछ ऑलरेडी पड़े हैं ना। कितने पड़े? ओपनिंग स्टॉक इज 3150 लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कितना है? 3150। इसका मतलब 49,400 माइनस 3150, 46,250 यूनिट्स। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इतना बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर एनम, समझते जाओ कितना सिंपल है। देखो हमारे पास, हमारे को 45,600 यूनिट बेचने हैं और इतने यूनिट स्टॉक में रखने ईयर एंड में, इसका मतलब टोटल इतने चाहिए, उसमें से इतने ऑलरेडी है तो इतने बनाने पड़ेंगे। बहुत भारी है ये। आपका ओपनिंग क्लोजिंग वाला तो है ना भैया फंडा, नहीं तो दूसरे तरीके से बताता। देखो इधर फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट यूनिट्स में है, ये भी आपको बनाना है ताकि आपको समझेंगा। जो बोर्ड पे लिखता हूं बनाते जाओ आप। अब ये फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में क्या रहता है? इधर क्या रहता है? टू ओपनिंग स्टॉक, पुराना माल कितना था, टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रोडक्शन होके आ गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल, बाय सेल, कितने यूनिट्स का सेल है वो लिखो, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको सेल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस माइनस दिस, सिंपल। वही तो हमने लिखा है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू प्रोडक्शन। ठीक है, अकाउंट सी है आपका, आपका अकाउंट तो मेरे से स्ट्रांग है बाबा, है कि नहीं है? अब मान लो कभी वो प्रोडक्शन दे देंगे, सेल निकालने को बोलेंगे तो कैसे करेंगे? प्रोडक्शन दिया, सेल निकालने को बोला तो क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल। कभी वो ये तीन देंगे, ये निकालो बोलेंगे तो ठीक है ना, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस प्रोडक्शन इक्वल टू ओपनिंग। कभी ये तीन दे देंगे, ये निकालने को बोलेंगे तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल। चार चीज के लिए चार फॉर्मूले याद करेंगे क्या? नहीं, ये टेबल बनाने का, टी फॉर्म में अकाउंट बनाने का, जो दिया उसके ऊपर से फटाफट फटाफट निकाल जाओ। समझा क्या कि नहीं? पक्का? तो ये इतना आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज यू सी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन, नॉट ऑन सेल। हेलो, कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन, नॉट ऑन सेल। इसलिए ये सेल फिगर दी है, मुझे प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। बोले अभी तक ऐसा नहीं किया था। अरे जिंदगी में सारी चीजें हम पहली बार करते हैं। जब बोले आप पहली बार, तो पहली बार बोले, उसके पहले बोले थे क्या? नहीं। जब आप चलना सीखे तो चले, तो पहली बार चले, उसके पहले चले थे क्या? पिछले जन्म में याद है क्या तुमको कुछ? नहीं। तो हर चीज पहली बार करते हो, बहुत बड़ी भारी चीज है क्या? ये तो बहुत बार किया ना अपन ने। अकाउंट तो बहुत बार खोला ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, सेल, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है तो ये बात कुछ नहीं है। मैंने भले स्टॉक अकाउंट लिखा होगा, आपको सर्वासर ने बताया भी होगा कभी कभी कि ट्रेडिंग अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक अकाउंट। बोला होगा ना कभी कि नहीं बोला? बोला होगा, याद नहीं है आपको। क्या बोले? पढ़े रही है? पढ़े। चलो, तो प्रोडक्शन हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? एनुअल कंजम्पशन निकालना है। अब साल भर में इतना प्रोडक्शन करना है। अब एक यूनिट, ये ईएमएम का है प्रोडक्शन, ईएमएम प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्ट का नाम है ईएमएम, ईएमएम प्रोडक्शन, ईएमएम फिनिश गुड का नाम है। इतने यूनिट बनाने हैं। अब वो क्या बोल रहा है? 1 यूनिट ऑफ ईएमएम, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ईएमएम 0.8 kg ऑफ रेक्स इज रिक्वायर्ड। तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो। 1 किलो, 1 यूनिट के लिए 0.8 लगता है, तो इसके लिए कितना? तो कंजम्पशन, कंजम्पशन पर यूनिट इक्वल टू 0.8 kg, 0.8 kg। देयरफॉर कंजम्पशन
ऑफ रेक्स, रेक्स मतलब रेक्स का रॉ मटेरियल, रेक्स रॉ मटेरियल का नाम है, रेक्स विल बी इक्वल टू, इसको 0.8 से गुना करो, 46,250 इंटू 0.8, ये आ गया 37,000 kg। तो ये हो गई वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 काय के लिए ये है? एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन उसके लिए है। बहुत भारी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो अपन पढ़े हैं 1ली से 12वीं तक, 11वीं 12वीं जो अकाउंट्स पढ़े हैं उसी से है रिलेटेड, है कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। फिर जो अपन ऑलरेडी पढ़े वो अपने को आता नहीं, ये बात बड़ी गंभीर है। और ये कब आएगी? जब आप खुद ट्राई करते जाओगे तब आएगी। चलिए आगे क्या बोला है देखो, देयर इज ओपनिंग स्टॉक, ईएमएम कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेक्स, परचेस प्राइस पर केजी 25 रुपए, इसको क्या बोलते हैं? तो ये ए हो गया ना आपका, ये ए हो गया, ठीक है, दिस इज योर ए, एनुअल कंजम्पशन। फिर आगे तो ठीक है, सी, सी कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 25 रुपए, 25 दिया है ना, 25 रुपए पर केजी। फिर आगे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर 240 रुपए पर ऑर्डर, यानी क्या है? ओ, ₹240 पर ऑर्डर। फिर क्या बोलता है? स्टोरेज कॉस्ट 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, तो 2 और 10 हो गए 12%, है बोलो, क्या बोला? दिया है, एक पढ़ लेता ना मैं। एवरेज लीड टाइम इतना, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम इज 6 डेज, ठीक है। मिनिमम यूसेज 150, मैक्सिमम यूसेज 150, मिनिमम यूसेज 90। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रेक्स इज 2100 kg एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने यहां तक ही पढ़ा था, मतलब रेक्स का अपने को इतना कंजम्पशन है, इतना क्या है? कंजम्पशन। अपने तो परचेस करना है ना, अपने को तो परचेस करना है, तो समझ रहे हैं क्या? ये तो कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन से परचेस कैसे निकलेंगे? कि ऐड ओपनिंग या ऐड क्लोजिंग स्टॉक इतना कंज्यूम करने के लिए चाहिए, उसमें ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो समझ रहा है क्या? ठीक है, तो यहां से आपको थोड़ा कट करना पड़ेगा। ये कंजम्पशन आ गया, एनुअल कंजम्पशन, लेकिन अपने को ए एनुअल कंजम्पशन ही तो लगता है ना, परचेस थोड़ी लगते हैं, कंजम्पशन ही लगता है। आर यू फॉलोइंग? परचेस थोड़ी लगता है, कंजम्पशन ही लगता है ना भैया अपने को, तो आई थिंक इट शुड बी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने ए फॉर्मूले में क्या लिखा है? ए क्या है? कंजम्पशन है कि परचेस है? कंजम्पशन है, तो हमें यही चाहिए। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाऊंगा तो उसके हिसाब से एक्चुअल परचेस हम कम करेंगे, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपका स्टॉक कितना बचता है इसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट अवलंबन रहेंगी। और फॉर्मूले में ए क्या है? कंजम्पशन है, तो आई थिंक इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मेरे को लगता कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट, कंप्यूट द रीऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, ठीक है। देन इफ द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर फॉर 7500 kg ऑफ रेक्स एट अ टाइम, इट गेट्स 2% डिस्काउंट, शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड। सिमिलर है, अभी आपको तो ओ आई दिया है ना, अभी टाइम हुआ है इसलिए मैं रोक रहा हूं, ओ आई तो दिया है ना, तो करके देखो आगे का, नहीं आया तो कल तो मैं करने वाला हूं। आगे के लिए होमवर्क के प्रॉब्लम कौन से है? अभी होगा नहीं, अभी 2 मिनट बाकी है सिर्फ, 2 मिनट प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आपकी डिफिकल्टी रहती है। चलिए इसको कल कर लेंगे, आप पहले एक बार करके देखो। मेन तो यही है, आगे तो आपको करना है। चलो कोई डाउट्स है तो पूछते जाइए। 16, 17, 18 3 प्रॉब्लम और होमवर्क के लिए आपको कल ही दे दिए थे, लेकिन आज फिर रिपीट कर रहा हूं। कल कोई नहीं आऊंगा तो, या कल किसी ने किए नहीं होंगे तो आपने किए होंगे तो डबल नहीं करने हैं, नहीं किया होंगे तो करना है, दैट्स इट। टेक्निकल डाउट्स मत निकालते जाओ, ठीक है,